स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। ठीक, जैसा कि आप अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, आज हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य के परिचय को जानेंगे कि सूर्य वास्तव में क्या है। जैसा हम सुनते आए हैं और देखते आए हैं कि आसमान में चमकता हुआ एक आग का गोला, क्या सूर्य की कहानी वहीं तक सीमित है या सूर्य के अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमारे ज्ञान से बाहर की चीज़ें हैं। तो आज हम सूर्य के बारे में एकदम डिटेल से जानेंगे कि सूर्य वास्तव में क्या है। तो हेडिंग है हमारा सूर्य का परिचय। ठीक, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य क्या है, एक तारा है। आप लोगों को बचपन में अवश्य ये लगता होगा कि पृथ्वी जो है वो सूरज का चक्कर लगा रही है, क्योंकि आप लोगों को यही बताया गया है। ठीक, कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है, और सूर्य उसके केंद्र में स्थित होता है। तो क्या सूर्य एक ही जगह स्थिर रहता है या वो भी पृथ्वी के समान किसी न किसी का चक्कर लगाता है? ठीक, तो ऐसा नहीं कि सूर्य केवल स्थिर रहता है, सूर्य भी चक्कर लगाता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो बात ये आता है कि जो सूर्य है, सूर्य एक तारा है। सूर्य जैसे तारे या सूर्य खुद किसका चक्कर लगाते रहते हैं? तो कोई भी तारा होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? आकाश गंगा के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ बनाया गया, ये जो चित्र बनाया गया डायग्राम, ठीक, वो किसका है? आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी का है। ठीक, और जो नए तारे होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आकाश गंगा के किनारे पर पाए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं सूर्य कहाँ पर है? इसके किनारे पर है। ठीक, और जैसे जैसे तारे की उम्र बढ़ती जाती है, वो बढ़ती जाती है, उसके अंदर का फ्यूल खत्म होता जाता है, वो घूर्णन करते 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 कहाँ की ओर जा रहा होता है? केंद्र की ओर, क्योंकि हमारी जो आकाश गंगा है वो सर्पिलाकार है। ठीक, तो जो सूर्य है वो चक्कर लगा रहे किसका? हमारी आकाश गंगा का। तो हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी के किनारे किनारे सूर्य क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ठीक, चक्कर लगा है। किस स्पीड से चक्कर लगा है? सूर्य की स्पीड बहुत अधिक है। कितनी अधिक है? सूर्य जो है एक सेकंड में 250 किलोमीटर दूरी क्या कर सकता है? तय कर सकता है। सूर्य की चाल कितनी है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। मिनट में भी नहीं, सेकंड में है कि एक सेकंड में कितना चला जाएगा? 250 किलोमीटर। ठीक, इतनी अधिक स्पीड होने के बावजूद जो पृथ्वी है हमारी, वो सूरज का चक्कर लगाती है, और पूरा एक चक्कर लगाने में उसे लगता है 365 दिन, जिसे हम एक वर्ष के नाम से जानते हैं। और जो सूर्य है वो किसका चक्कर लगा रहा है? हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है, और 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चक्कर लगा रहा है। फिर भी उसे आकाश गंगा का पूरा एक चक्कर लगाने में लगता है 25 करोड़ वर्ष। ठीक, कितना लगता है समय? 25 करोड़ वर्ष। सोचिए, उतने में हमारी कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी। ठीक, धरती पर क्या क्या हो चुका होगा। तो हमारी आकाश गंगा कितनी बड़ी है कि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलने के बावजूद जो सूरज है उसे पूरी आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में मात्र 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। ठीक, तो जैसे हमारे पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो उसे हम एक वर्ष कहते हैं, उसी तरह जब सूर्य आकाश गंगा का पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो उसको कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष। ठीक, तो यदि आपसे कोई पूछे कि ब्रह्मांड वर्ष कितने दिनों का होता है, तो कहेंगे 25 करोड़ साल का होता है। यानी 25 करोड़ साल जो होंगे वो एक ब्रह्मांड वर्ष के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो पहली बात ये क्लियर हो गई कि जो सूर्य है हमारा वो स्थिर नहीं है, वो हमारी ही आकाश गंगा का क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ठीक, तो ये सूर्य की व्यवहार के बारे में हो गया। अब सूर्य की संरचना को देखते हैं कि सूर्य अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है। ठीक, तो यहाँ पर सूर्य का क्या बनाया गया है? चित्र बनाया गया है। सूर्य वास्तव में कैसा दिखता है? इस प्रकार का दिखता है। अब आइए एक एक करके उसके प्रत्येक भाग को समझते हैं। ठीक, तो जो सूर्य है, सूर्य के जो केंद्र का भाग है, जो बीच वाला हिस्सा है, ठीक, जो केंद्रीय भाग होता है बीच वाला, उसको हम कोर के नाम से जानते हैं। ठीक,
और यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। ठीक, वहाँ पर एकदम मैग्मा प्लाज्मा अवस्था में लावा जैसा पाया जाता है, बहुत अधिक टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर आप कल्पना नहीं कर सकते, 25 नहीं 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस उसके कोर का तापमान होता है, मिलियन में बताया जा रहा है। ठीक, तो उसका टेम्परेचर कोर का कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य का एक केंद्रीय भाग होता है जो सबसे बीच वाला हिस्सा है, उसको हम कोर के नाम से जानते हैं। और कोर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और कोर का काम क्या होता है, तो कोर में होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। जैसा कि आपको बताया गया कि कोई भी तारा जो हमें प्रकाश देता है उसके पास ऊर्जा कहाँ से आती है, तो जब दो हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जब दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक, जिससे प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, तो जो केंद्रीय भाग है कोर कहलाता है, उसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और उसका काम क्या होता है, वहीं पर होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। ठीक, अब सूर्य के केंद्रीय भाग को छोड़कर जब उससे थोड़ा सा बाहर निकला जाता है तो जो अगला वाला क्षेत्र आता है सूर्य के चारों ओर का, उसको हम लोग कहते हैं रेडिएटिव जोन। ठीक, क्या कहा जाता है, रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन का मतलब होता है कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव किरणें पाई जाती हैं। रेडियो एक्टिव किरणें क्या होती हैं, वह किरणें जो बहुत हानिकारक होती है, ऐसे समझ लीजिए, जो किरणें हमारे काम की नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सभी काम की नहीं है, कुछ किरणें काम की भी होती हैं, परंतु रेडियो एक्टिव किरणें प्रायः नुकसानदायक ही होती हैं। ठीक, तो जितनी भी रेडियो एक्टिव किरणें सूर्य उत्सर्जित करता है या उत्पन्न करता है वो कौन से भाग में पाई जाती हैं, केंद्र जहाँ से खत्म होगा, केंद्र का अगला जो भाग, केंद्र के आसपास का जो भाग होता है वहीं पर पाई जाती है क्या, रेडियो एक्टिव किरणें। रेडियो एक्टिव किरणें कौन कौन सी हो सकती हैं, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहा जाता है रेडियो एक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन। ठीक, इसमें पाई जाएगी एक्स किरणें, एक्सरे आपने नाम सुना है ना, जिससे आपके बॉडी का एक्सरे निकाला जाता है, तो वो किरणें होती हैं, गामा रे होती हैं, और उसके बाद फोटान होता है। यानी जब आप आगे चलेंगे, यानी क्लास 12th वगैरह में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि जो प्रकाश है वो कणों के रूप में चलता है, और जो कण है उसको नाम दिया जाता है फोटान। ठीक, वो एक ऊर्जा का बंडल होता है। तो एक्स किरणें, वाई किरणें और जो फोटान के कण हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, रेडिएटिव जोन। और रेडिएटिव जोन कहाँ होता है, ठीक केंद्र के बाहर या कोर के बाहर वाला क्षेत्र। ठीक, फिर उसके बाद आगे चलिए, तो जैसे ही आपका रेडिएटिव जोन खत्म होगा, ठीक, सूर्य का रेडिएटिव जोन खत्म होगा, फिर एक एरिया आता है, एक और फील्ड आता है सूर्य का, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्टिव जोन। ठीक, क्या कहा जाता है, कन्वेक्टिव जोन। जो सूरज है हमारा, सूरज के निर्माण में 24% हीलियम है। जो सूर्य है, हमारे सूर्य के पास 24% हीलियम है और 75% क्या है, हाइड्रोजन है। तो वो हाइड्रोजन कहाँ पर पाए जाते हैं, केंद्र का जो तापमान है वो तो बहुत अधिक है, वहाँ पर सारी हाइड्रोजन तो रह नहीं सकती। ठीक, तो एक एरिया होगा जहाँ पर वो रहते होंगे, और जब जरूरत पड़ता होगा आकर्षण, यानी जो सूर्य का केंद्रीय भाग है वो केंद्रीय भाग में जाते होंगे और क्या करते होंगे, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को दोहराते होंगे। ठीक, तो देखिए आगे, तो ये वाला जो भाग है उसे हम कहते हैं कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के सेल होते हैं। जो हाइड्रोजन होता है वो सेल के रूप में हर जगह, सेल का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं गोला, एक छोटा छोटा बंडल, ठीक, छोटी छोटी गोलियाँ ऐसे करके, कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन गैस, वो छोटे छोटे पैकेजों में सूर्य के चारों ओर क्या रहेगा, पाया जाएगा, एक उसकी लेयर पाई जाएगी। उसी को हम क्या कहते हैं कन्वेक्टिव जोन। तो सूरज के चारों ओर जो हाइड्रोजन की दीवारें होती हैं या हाइड्रोजन सेल से बना जो घेरा होता है उसको हम जानते हैं कन्वेक्टिव जोन के नाम से। ठीक, आगे देखिए, तो आपने ये समझ लिया, 3 भाग अभी तक आपको बताया गया। पहला कोर बताया गया जहाँ पर नाभिकीय संलयन होता है। जैसे ही कोर समाप्त होगा रेडिएटिव जोन आएगा। रेडिएटिव जोन में जितनी हानिकारक किरणें हैं
वो पाई जाएंगी। और जब रेडिएटिव जोन खत्म होता है तब स्टार्ट होता है कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन का मतलब वह वाला क्षेत्र जहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो सेल के रूप में यानी छोटे छोटे बंडलों के रूप में उपस्थित रहते हैं, पाए जाते हैं। ठीक। और जैसे ही आपका कन्वेक्टिव जोन खत्म होता है उसके बाद स्टार्ट होगा आपका क्रोमोजोन। ठीक। क्रोमोजोन का मतलब है वर्णमंडल या प्रकाश मंडल। वर्णमंडल, वर्ण का मतलब होता है कलर, वर्ण का मतलब क्या है? कलर। आपने सुना होगा कि सूर्य के पास कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक। तो हमें सातों रंग दिखाई क्यों नहीं देते? ठीक। उसके अलग अलग रीजंस है कि बहुत सारी किरणें एक साथ चल रही हैं, तरंगे चल रही हैं, उसमें जिस तरंग की तरंगदैर्घ्य आपके नेत्रों के अनुकूल होगी वही आपको अच्छे तरीके से विजिबल हो पाती है, बाकी नहीं दिखती। ठीक। वैसे कंडीशंस होनी चाहिए। आगे देखिए, तो ये कहा गया कि जैसे ही आपका ये जो हाइड्रोजन सेल से बनी हुई दीवार जैसे ही खत्म होती है उसके चारों ओर स्टार्ट होता है आपका क्रोमोजोम। ठीक। क्रोमोस्फेयर या क्रोमोजोम कह सकते हैं। कहा गया, हाँ, क्रोमोस्पेस स्फेयर। तो क्रोमोस्फेयर क्या होता है? वर्णमंडल, यानी सूर्य का वह भाग जो रंगीन होता है या जहाँ पर उसके सभी प्रकार के रंग पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोस्फेयर यानी वर्णमंडल। अब उसके बाद लास्ट में आता है एकदम आपका फोटोस्फेयर, यानी आप जो सूर्य के, जैसे सूर्य गोला है, सूर्य के चारों ओर जो निकलता हुआ प्रकाश आप देखते हैं सफेद सा, वो क्या कहलाता है? फोटोस्फेयर, जो सबसे बाहरी भाग होता है। और सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग है फोटोस्फेयर, उसका टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक। यानी सूर्य की केवल सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कोई पूछे उसके केंद्र का तापमान कितना है तो बताया गया 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक। तो ये होता है सूरज का स्ट्रक्चर। वास्तव में सूरज इस प्रकार से, सूरज की संरचना इस प्रकार की है। बीच में केंद्रीय भाग होता है, फिर रेडिएटिव जोन होता है, कन्वेक्टिव जोन होता है, क्रोमोस्फेयर होता है, फिर होता है फोटोस्फेयर। तो इन सभी को मिला करके तब बनता है हमारा सूर्य। तो ये है हो गई सूर्य की जानकारी। तो ये हो गया सूर्य का इंट्रोडक्शन। ठीक। अब आइए आगे थोड़ा और समझते हैं सूर्य के बारे में।